Good morning, everyone. Look, नॉर्मली आप सबको पता है कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स कवर करता हूँ. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि when I read some article, I feel like I won't be able to do justice with the article if I cover it in my newspaper analysis. Because I have to cover the topic within a span of 5 to 10 minutes. क्योंकि हर दिन over a period of half an hour, I have to cover 4 to 5 important topics of the day. So बहुत बार एक बेचैनी सी रह जाती है. अगर मैं वो आर्टिकल टच भी करता हूं तो लगता है कि उसके साथ मैंने जस्टिस नहीं किया, क्योंकि उसमें कई सारे डायनेमिक्स होते हैं जो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को जानना चाहिए. सेकंड, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो जेन्युइनली इट मेक्स मी फील कि इट शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, अ कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री हु वांट्स टू फुलफिल नेशनल इंटरेस्ट. उसको भी ये चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हर एक इंडियन, हर एक हिंदुस्तानी चाहेगा कि हमारा देश अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखे, सोवरेनिटी हमारी बनी रहे. और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे आसपास में जो हमें दिखता नहीं है, समझ नहीं आता इन जनरल, बट इट कैन हैम्पर आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी इन लॉन्ग रन. So for that reason, I decided कि on Saturdays, maybe, I will be covering such articles. Why I'm using Hindi and English both language today? Normally, you all know I teach only in English in this UPSC exclusive batch. Because my plan is to put this video on YouTube as well. So apologies to those students who will struggle a little bit because of my use of Hindi every now and then in this video. But I assure you कि if you find any difficulty in understanding the entire context, I will explain it again to you. No problem at all. ठीक है? But today I am starting this with a hope कि I will be able to bring some bigger impact which I have not been able to bring through my newspaper analysis. Right? Students को भी फायदा और इन जनरल लार्जर कम्युनिटी को भी फायदा. ऐसा ही ये आर्टिकल है जो मुझे लगता है सबको जानना चाहिए. द ग्लोबल स्पाई गेम, कल के इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया. ये कल मतलब 3 मई के, ठीक है, एक्सप्लेन्ड सेगमेंट में. इस आर्टिकल को सीधा सीधा पढ़ेंगे नहीं, रीडिंग नहीं डालेंगे. पहले थोड़ा बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, तब जाकर के इस आर्टिकल का हम सेंस बना पाएंगे. You see, all of you know कि a significant number of Sikh population, mainly from Indian state of Punjab, live in Canada. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? कनाडा इंडियन सिख्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन गया है? उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो आपको जाननी चाहिए. देखिए, ब्रिटिशर्स के दौरान, when Britishers were ruling India, what they did, they took about 5,000 Sikhs from Punjab state of India to Canada to work there as migrant workers. तो स्टार्टिंग में तो 5,000 सिख ही वहां ले जाए गए. They were settled there to work as migrant workers. बट जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और इसके जस्ट बाद फिर बना यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, बिल्कुल 1945 में, क्योंकि उसकी हिस्ट्री भी हमने देखी है न्यूज़पेपर एनालिसिस में. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने बनाया था लीग ऑफ नेशंस, कलेक्टिव तरीके से ग्लोबल स्टेज पे कि इस तरह के वॉर्स को प्रिवेंट किया जाए. बट उससे भी ज्यादा, वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर 2. उसके बाद से तो वर्ल्ड कंट्रीज वेर वेरी सीरियस कि लेट अस हैव एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग सच अ कैटास्ट्रॉफिक वॉर. क्योंकि इस तरह की लड़ाई और हुई तो फिर इट विल गारंटी एंड ऑफ ह्यूमंस ऑन द अर्थ. राइट? तो यूनाइटेड नेशंस बना, और यूनाइटेड नेशंस
का मुख्य एजेंडा तो वॉर प्रिवेंट करना है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बट इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर मेनी ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज, ह्यूमन राइट्स। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस का। और कनाडा में पहले से तो कुछ सिख थे, बट कनाडा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैड डेवलप्ड सम सेंस ऑफ जेनोफोबिया, मतलब एक रेशियल सुप्रीमेसी। तो इंडियंस या फिर अफ्रीकन्स को वो अपने देश में नहीं आने देते थे, और यूरोपियन वर्कर्स को वो प्रेफर करते थे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उनकी, जिसमें रेशियल प्रेफरेंसेस होते थे, वो कुछ हद तक उनको मैनेज कर पाना डिफिकल्ट हो गया। और दूसरा, यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस से स्टेबिलिटी, रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी शुरू हो गई। तो यूरोपियन वर्कर्स अब कहीं और जाकर के वर्क करना अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि उनको वापस से अपने घरों में काम मिलना शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 तक के बीच में पूरे टाइम यूरोप डिस्टर्ब्ड रहा, एंड दैट इज व्हाई यूरोप बिकेम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ चीप लेबर फॉर यूएस एंड कनाडा। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वापस से यूरोप में स्टेबिलिटी, तो यूरोपियन वर्कर्स अब जाना नहीं चाह रहे हैं, और कनाडा अब अपनी वो जो रेशियल बेसिस या प्रेफरेंसेस के बेसिस पे इमिग्रेशन पॉलिसी उसने बनाई थी, वो भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। पहले से सिख लेबरर्स हैं ही जो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इनकरेज करना शुरू किया अपने रिलेटिव्स को वापस से बुलाना। और कनाडा ने स्टार्टिंग में इसको खूब सपोर्ट भी किया, क्योंकि उनके यहाँ पॉपुलेशन इन जनरल कम है रिसोर्सेज की तुलना में, तो उनको चीप लेबर्स चाहिए। तो उन्होंने इस इमिग्रेशन को काफ़ी सपोर्ट किया, और कई सारे सिख कम्युनिटी के मेंबर्स पंजाब से निकल करके कनाडा में जाकर के रहने लगे। अगर मौजूदा टाइम में देखा जाए तो कनाडा का अबाउट 2.1% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दिस सिख कम्युनिटी। अब ये नंबर आपको काफी कम लगेगा कि ठीक है सर 2.1 ही तो है, बट आपने पॉलिटी पढ़ रखा है, और पॉलिटी या मोटा मोटा आपको पता है कॉन्सेप्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अभी इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है कि इलेक्टेड होने के लिए आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको 51% वोट नहीं चाहिए इलेक्टेड डिक्लेयर होने के लिए। आपको चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट्स उस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, उनसे ज्यादा आपको वोट मिल जाए। तो अगर 10 कैंडिडेट हैं, किसी को 14%, किसी को 13, ऐसा वैसा है, और आपको 15% भी वोट मिल गया, तो आप इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे। तो जिन देशों में भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, वहां पे हर एक कम्युनिटी, चाहे उसकी जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में, वो चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, हर एक कम्युनिटी इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि उसका अगर वोट मिल गया तो पूरा का पूरा इलेक्शन का आउटकम जो है स्विंग हो सकता है। आप अपने यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी देखें तो जो मौजूदा सरकार है, अब तो वापस से इलेक्शन हो रहा है, जो मौजूदा सरकार है उनके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं बीजेपी के पास, फॉरगेट अबाउट एनडीए, बट उनके पास 50% से ज्यादा वोट नहीं है, राइट, 50 से कम ही है, समवेयर क्लोज टू 39 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कनाडा में भी है, और ये जो है वहां के 2% सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको पॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। और जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जब आता है किसी भी कम्युनिटी का, तो फिर अपीजमेंट भी शुरू हो जाता है, उनको मनाना, उनके लिए अगर कुछ अनएथिकल रास्ता भी अपनाना है तो भी पॉलिटिकल पार्टी उसको अपनाने में नहीं घबराती। और अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज ट्रू, कि हेट्रेडनेस बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस कर पाना थोड़ा ज्यादा आसान है। हार्मनी और पीस की बातें करने वाली, अब ये फैक्ट है, अब इसके पीछे कारण क्या है वो मैं नहीं बता सकता, बट एक्सपीरियंशियल बेसिस पे तो यही देखने को मिलता है। आप नफरत की राजनीति कीजिए, आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब वहां के सिख कम्युनिटी को कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। भारत के अंदर क्या हुआ है
पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, वो मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया है, उम्मीद कर रहा हूं आपको भी मोटा मोटा पता है। एक मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं खालिस्तानी मूवमेंट, जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। कि ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग सेपरेट करके एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, खालिस्तान। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का रोल रहा है। पाकिस्तान 1947 और 1965 का वॉर हारने के बाद, 71 3 वॉर्स को हारने के बाद पाकिस्तान समझ गया कि इंडिया के साथ फ्रंटल अटैक नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब टेररिज्म फैलाए और अलग अलग बेसिस पे। तो रिलीजन एक इंपॉर्टेंट बेसिस बना, रिलीजन के अराउंड रीजनलिज्म, और उसके अराउंड एक कॉन्सेप्ट प्रमोट किया गया खालिस्तानी, कि वी विल हैव अ सेपरेट कंट्री। क्योंकि हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पाकिस्तान को तो बदला चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का नतीजा है कि पाकिस्तान अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेटिंग इंडिया ऑल्सो एंड चैलेंजिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और उसके अंतर्गत उसने खालिस्तानी मूवमेंट अपनाया। और फंडिंग सपोर्ट मिलता रहा यूएस से, क्योंकि 1991 से पहले तक, 1991 से पहले तक हम लोग भले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो कर रहे थे, बट वी वर हैविंग सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूएसएसआर। और हमने तो 1971 में यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर लिया था। हमने सोशलिज्म वर्ड भी अडॉप्ट कर लिया था अपने प्रियम्बल में। तो कहीं ना कहीं यूएस हमें यूएसएसआर के ज़्यादा नज़दीक देखता था। तो पाकिस्तान को उसने कंडुइट बनाया, वहाँ से फंडिंग, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, उसने पाकिस्तान को जरिया बनाया भारत को डिस्टेबलाइज करने का, और खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट किया जाना शुरू किया गया। और यूएस और कनाडा तो क्लोज अलाई हैं ही, नेचुरल अलाइज हैं ही। तो कनाडा में रहने वाले जो सिख लोग हैं, उनके मन में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट एंड प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट फ्यूल किया जाना शुरू किया गया। ठीक है, मुद्दा यह है कि खालिस्तानी मूवमेंट जो भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट होना शुरू हुआ फ्रॉम यूएस एंड पाकिस्तान, एंड डायरेक्टली इसका इंपैक्ट दिखना शुरू हुआ फ्रॉम कनाडा, बिकॉज ऑफ लार्ज सिख पॉपुलेशन इन कनाडा, एंड यूएस एंड कनाडा आर नेचुरल अलाइज। ठीक है, बाउंड्री भी शेयर करते हैं। तो भारत के लिए तो ये प्रॉब्लम हो ही गया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि नफरत की राजनीति ज्यादा आसानी से फैलती है, तो जो 2% सिख हैं वहां पे कनाडा में, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब खालिस्तानी मूवमेंट को या आइडिया को सपोर्ट करते हैं, बट काफी सारे लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, कंडीशनिंग की गई है कि भारत की में आपके अगेंस्ट इनजस्टिस हुआ है, आपके लोगों के अगेंस्ट इनजस्टिस हुआ है, राइट्स हुए हैं 1984 में अगेंस्ट सिख्स आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन। विल टॉक अबाउट दैट समडे लेटर। उन सब चीजों को बार बार याद दिला करके, और उनके मन में भारत के लिए एक हेट्रेडनेस और नफरत की राजनीति से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। उसमें ये इंसान ज्यादा एक्टिव नहीं था। जस्टिन ट्रूडो, करंट कनाडियन प्राइम मिनिस्टर, इसकी पॉलिटिक्स वैसी नहीं थी। इससे ज्यादा इस तरह की पॉलिटिक्स इसके अपोजिशन पार्टी वाले ही कम्स फ्रॉम लिबरल पार्टी। ठीक है, और अपोजिशन पार्टी वाला जगमीत सिंह, ठीक है, एनडीपी लीडर, एनडीपी पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके लीडर, ये आदमी इस तरीके के सेंटिमेंट्स और इस तरीके के पॉलिटिक्स को ज्यादा प्रमोट करता रहा है राइट सिंस बिगिनिंग। जस्टिन ट्रूडो जैसे पार्टी है वैसा ही अप्रोच रखते आ रहा था टिल 2021। बट 2021 के इलेक्शन में हुआ क्या कि ट्रूडो को खुद के बेसिस पे मेजॉरिटी मिली नहीं कनाडा, और ट्रूडो को फिर अलायंस बनाना पड़ा एनडीपी के साथ, और एनडीपी की पॉपुलैरिटी देख रहे हैं ट्रूडो, और वही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। वो 2% जो जनसंख्या है वो काफी हद तक
एनडीपी को सपोर्ट कर रही है ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने में, और खुद से बना नहीं पाए सरकार तो अलायंस में गवर्नमेंट फॉर्म किया। अब ट्रूडो को बात समझ आ गई है कि 2025 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बन पाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि एनडीपी माइट इमर्ज एज ए सीनियर पार्टनर, माइट गेट मोर वोट्स। क्यों? क्योंकि सिख अपीजमेंट, सिख वोट्स को वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब ट्रूडो के सामने एक सिंपल सा अप्रोच है कि जितना ये भारत को गाली देता है उससे ज्यादा मैं दूं। आप समझ रहे हैं नफरत की राजनीति? जितना ये सिख नहीं है उससे ज्यादा मैं बताऊं कि मैं उतना ज्यादा सिख हूं, राइट? और फिर शुरू हुआ भारत के ऊपर एलिगेशंस। एलिगेशंस इस वीडियो में तो मैं एलिगेशंस ही कहूंगा, बट क्या रियलिटी है वो आगे आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि कोई आपके घर में घुसेगा तो फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप भी उसके घर में घुसे। लेकिन उसके घर में घुस करके अगर आप कुछ कांड कर रहे हैं और पकड़े गए तो आप तो यही कहेंगे ना कि अरे मैं तो यार ऐसे ही आया था तुमसे मिलने, मैं कुछ कांड नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे घर में घुस रहे हैं। इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और अमेरिका की पॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर से पहले तो प्योरली एंटी इंडिया, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो दिखाता है कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन वो भारत के साथ नहीं है, वो बेसिकली चाइना के अगेंस्ट है। और वो इंडिया को एक बेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता अगेंस्ट चाइना। इंडिया नोज दिस कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हो सकता। तो 1991 से पहले तो खुलेआम खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। 1991 के बाद से इंडिया और यूएस के रिलेशंस ऊपर ऊपर से तो काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, लेमोआ, कॉमकासा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर, एसटीए, वन टैग, बहुत कुछ ऊपर ऊपर से तो सब साथ साथ है। लेकिन भारत को पता है कि इसका मुख्य गोल है चाइना और इंडिया को लड़ाना, ठीक है। तो वापस से मुद्दे पे आते हैं। 1991 से पहले खालिस्तानी मूवमेंट डायरेक्ट सपोर्ट किया जाता था यूएस द्वारा, 1991 के बाद से इनडायरेक्ट। और सामने आ जा रहा है कनाडा, और कनाडा के सामने आने के पीछे कारण है उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स। और इंटरनल पॉलिटिक्स में ये तो पहले से सिख अपीजमेंट कर रहा है। इसको दिख गया है कि 2025 के इलेक्शन में सरकार बना पाना कठिन होगा, तो ये ज्यादा गाली देने लगा भारत को कि सिखों के खिलाफ बहुत गलत हुआ है। अब इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट, ये तो अलायंस में है, कोलिशन में है, गठबंधन में है, इनके अगेंस्ट एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा, पोलिवेयर इसके लीडर। लेकिन देखो इसको भी क्या चाहिए, इसको भी सरकार में आना है। ये भी कब पलट जाए और लगे भारत के खिलाफ नारे लगाने, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी के लिए इंडिया के पास एक ही उपाय है कि इसको सपोर्ट करो। तो अब 2025 का इलेक्शन, अगले साल का इलेक्शन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम तो यही चाहेंगे कि ये दोनों हारे और ये जीते, ठीक है। अभी कम से कम ये इतना गाली नहीं दे रहा है। अब देखो द प्रिंट में एक आर्टिकल आया है, इंडिया कांट वेट फॉर कैनेडियंस टू वोट जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट ईयर। अगर हम जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, हम अगले साल के इलेक्शन का भी इंतजार नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से ये आदमी चल रहा है, जिस तरीके की इसकी अप्रोच है, और ये जीत भी जाएगा। हमें अभी ही कुछ करना होगा। हुआ क्या है, हाल फिलहाल में एक इवेंट हुआ है कनाडा में, खालसा डे इवेंट, और वहां पे तीनों लीडर इकट्ठा हो गए, जगमीत सिंह, ये पोलिवेयर, और ये तो हैं ही। और ये जब भाषण दे रहा है तो ये बात कर रहा है कि हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो वीडियोस आर देयर ऑन सोशल मीडिया, यू कैन गो एंड सी। जस्टिन ट्रूडो इज सेइंग लाइक दैट। यहां तक चलिए फिर भी ठीक है, सिख कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कि हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो इनडायरेक्टली तो इंस्टिगेट कर ही रहा है, और ऐसी बातें करते सामने से प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स लगने लग रहे हैं एंड एंटी इंडिया स्लोगन्स लग रहे हैं, और कुछ नहीं बोल रहे। मतलब आप खुलेआम कह रहे हैं कि मुझे भारत के साथ अपने रिलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे वोट चाहिए आपका। प्रो खालिस्तानी नारे लग रहे हैं और आप चुपचाप से सुन रहे हैं।
और फिर भी आप वैसी ही बातें कह रहे हैं कि हम आपके इंटरेस्ट को किसी भी हद तक प्रोटेक्ट करेंगे। अब इंडिया चुप नहीं बैठ सकता, हमारे सामने क्लियर है, इसीलिए द प्रिंट में आर्टिकल आया है कि हम लोग कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं इसकी पॉपुलैरिटी को घटाने के लिए। लेकिन ये हो सकता है बैकफायर कर जाए, हम लोग इंतजार करते रह जाएं और ये अगले बार खुद मेजॉरिटी से जीत के आ जाए, और एक बार जब इसको सिख अपीजमेंट से मेजॉरिटी सीट मिल गई तब तो ये फिर और किसी भी हद तक जाएगा। और सिर्फ कनाडा में चीजें नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तो भारत के अंदर भी है। एक बस मैं आपको बता रहा हूं उसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन एग्जाम्पल। एक सोसाइटी है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, ये तो कहती है कि हम लोग जी देखिए जस्टिस प्रिवेल कराना चाहते हैं पूरे दुनिया भर में थ्रू आर्ट, पोएम, म्यूजिक। लेकिन ये जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, अल्टीमेटली इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, भारत के अंदर ऐसे सिंगर्स को, ऐसे आर्टिस्ट्स को प्रमोट कर रही है जो ऐसे ऐसे गाने बना रहे हैं, ऐसे ऐसे म्यूजिक बना रहे हैं जो इम्प्लिसिटली भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। और वैसे सिंगर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं हाल फिलहाल में, कनाडा में बैठ करके गाने बना रहे हैं। इनडायरेक्टली उनके गाने भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं, और हम लोग अनजाने में यहां बैठ करके उनके गाने सुन रहे हैं और खूब पॉपुलराइज भी कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा नाम नहीं ले सकता, बट आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी कनाडा बैठे एक सिंगर का शो भी कैंसिल किया भारत सरकार ने। चलिए इस मुद्दे से अलग, मैं बस बोल रहा हूं कि एक कनाडा बेस्ड सिंगर का शो भारत सरकार ने कैंसिल किया कुछ दिनों पहले भारत के अंदर। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका नाम है शुभ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो खालिस्तानी है, ठीक है, क्योंकि कैमरा चल रहा है बट कहीं ना कहीं एलिगेशंस हैं और हम लोग को ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो गाने काफी एनर्जेटिक, और ऐसा एक इंसान नहीं है, एक पूरा ग्रुप है पोएटिक जस्टिस और एनर्जेटिक गाने। यूथ क्या होता है, एनर्जेटिक गाने, धीरे 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 उसको सुन करके उसका खून धीरे धीरे खोलेगा, वो वायलेंस पे भी उतर आएगा। एक इस तरीके का खालिस्तानी लीडर हमारे यहाँ आसाम के जेल में भी बंद है। अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, वारिस पंजाब दे एंड ऑल आर कमिंग अप, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा में बैठ करके इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये आग हमारे घर तक पहुंच रही है। और अब अगर इसको नहीं रोका गया तो ये आग हमारे घर को जला के रहेगी। ये एक सिविल वॉर करवाने का, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा करने के चक्कर में भारत के अंदर सिविल वॉर तक करवा देंगे ये लोग। अब इंडिया चुप तो नहीं बैठ सकता, वी कांट सिट क्वाइटली, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, सवाल तो ये है। क्योंकि सीधा सीधा ऑफिशियल लेवल पे वी कांट डू मच, राइट। वो कह रहा है कि अरे यार लोग नारे लगा रहे हैं, मैं तो बस उनके राइट्स की बात कर रहा हूं। फाइन, मैं थोड़ी खालिस्तानी खालिस्तानी नारे लगा रहा हूं। तो फिर भारत के जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स, रॉ एजेंट्स कह लीजिए, ऐसा एलिगेशन है कनाडा की तरफ से, यू नो माई कंपल्सन्स, तो मैं बोलूंगा एलिगेशन ही है कि भैया तुम्हारे एजेंट्स हमारे देश में खालिस्तानियों को मार रहे हैं। एक इस तरीके का खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर पिछले साल जून में मारा गया, ठीक है। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया खालिस्तानी टाइगर फोर्स, KTF, ओके, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि बहुत वायलेंस की बात करता है, मारा गया। अब ट्रूडो ने एलिगेशन लगाया कि भारत के एजेंट्स इसके पीछे जिम्मेदार हैं। अब हम लोग ये मान नहीं सकते, अदरवाइज क्या होगा, सीधा सीधा आपने दूसरे देश की सोवरेनिटी को चैलेंज किया है, उसके देश में आपने कोवर्ट ऑपरेशंस किया, तो आपने उस देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को चैलेंज किया, ये हम मान नहीं सकते। बट एज ए कॉमन इंडियन मुझे लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। तुम आग हमारे घर लाओगे तो आग बुझाना भी तो पड़ेगा।
राइट। और बहुत बार आग बुझाने के लिए तुम्हारे घर में भी थोड़ा बहुत आग लगाना पड़ता है, ये बताने के लिए कि देखो हम भी कैपेबल हैं। क्या है रियलिटी वो पता नहीं, बट ऑफ कोर्स भारत सरकार ने तो ये एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो ट्रूडो। ठीक है, ट्रूडो लेकिन पीछे लगा रहा हमारे। और कनाडा जो है वो एक लार्जर इंटेलिजेंस ग्रुप का मेंबर है जिसका नाम है फाइव आइज इंटेलिजेंस। ये फाइव आइज इंटेलिजेंस 1943 में बना था, मेनली यूके और यूएस ने मिलकर के बनाया था यूएसएसआर के ऊपर नजर रखने के लिए। बट कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हुआ 1946 में, उसके बाद 3 देशों ने और ज्वाइन कर लिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। सो नाउ दिस ग्रुप इज नोन एज फाइव आइज इंटेलिजेंस। और इस ग्रुप या इस प्लेटफॉर्म की मदद से इन 5 देशों के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती। और ट्रूडो हमारे पीछे लगा रहा ये बात साबित करने के लिए कि हम लोग उसके देश में इंटरफेयर कर रहे हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं। बाकी अपने जो फाइव आइज इंटेलिजेंस पार्टनर्स हैं उनको भी ये फोर्स करता रहा कि यू ऑल्सो पुट इंडिया अंडर प्रेशर। स्टार्टिंग में इन लोगों का थोड़ा एम्बिगुअस अप्रोच था, ये लोग देख रहे थे करना क्या है, डायरेक्टली भारत को कन्फ्रंट करना है कि नहीं करना है। ये फाइव आइज इंटेलिजेंस कोल्ड वॉर के टाइम में तो मुख्य काम था इसका यूएसएसआर के ऊपर नजर रखना। अब कोल्ड वॉर के बाद 1991 से इसका काम हो गया है कि बाकी पूरी दुनिया पे नजर रखना और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो यूएस, यूके, कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सोच रहे थे करना क्या है। ठीक है, सीधा सीधा कनाडा के साथ आना है कि पीछे से सपोर्ट करना है। तो एम्बिगुअस बातें चल रही थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या शुरू हुई है, खुलेआम बातें शुरू हो गई हैं और खुलेआम इंडिया के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। उसी कॉन्टेक्स्ट में यह आर्टिकल है। हाल फिलहाल में क्या हुआ है, लगातार दबाव भारत के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में हमारे, उनका कहना है कि हमारे 2 एजेंट्स पकड़े गए हैं भारत के, जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को सीक्रेटली वो लेकर के भारत में भेजना चाह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने उनको पकड़ा और उनको फोर्सफुली डिपोर्ट किया है हाल फिलहाल में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलिगेशन आया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वहां की मीडिया हाउस में ये बात सीधा सीधा कह दिया गया कि भारत के जासूस। अब भारत के लिए तो ये शर्मिंदगी की बात होगी, हमारे जासूस करते सब हैं लेकिन पकड़ा नहीं जाना है, यही खेल है। जासूसी करना है लेकिन पकड़ा नहीं जाना है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो आपको फिर जवाब दे पाना कठिन हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, उधर तुरंत यूएस बोला हाँ 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 हमारे यहां भी ऐसा कुछ हो रहा है। एक पन्नून नाम का खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी लीडर है, यूएस ने एलिगेशन लगाया कि इसको भी मारने के लिए भारत की सीक्रेट एजेंसीज कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी सीआईए ने इस अटेम्प्ट को फॉइल कर दिया। तो निज्जर कनाडा में मारा गया, पन्नून यूएस में उसको मारने की कोशिश की, बट समहाउ द कॉन्स्पिरेसी एज पर यूएस वाज फॉइल्ड। वो वहां की वाशिंगटन पोस्ट में छपा यूएस में। तुरंत यूके द गार्डियन छापता है कि हाँ हाँ हमें भी कुछ पता चला है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी पता किया है। भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कम से कम 20 रेडिकल इंडिविजुअल्स को, जिसको टेररिस्ट कह सकते हैं, उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो भारत या पाकिस्तान के अंदर ऑपरेटिव है। अब 3 जगह से दबाव, कनाडा तो है ही है, उसका प्रधानमंत्री तो हमने तो उसको साबित कर दिया था झूठा है, और स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि ये सब हमारे साथ ही हैं और हमने साबित कर दिया था झूठा है। लेकिन एकाएक से हर जगह से प्रेशर। अब भारत सबको एक जवाब तो नहीं दे सकता, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा गया करे ये स्पेकुलेशन है, भी देखना होगा कि इंडियन है कि नहीं है और क्या कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे कि नहीं, देखना होगा, स्पेकुलेटिव। यूके को बोला कि देखो भाई साहब, राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि देखो भाई साहब, भारत या पाकिस्तान में अगर किसी टेररिस्ट को मारना है तो हम लोग घुस के मार सकते हैं, इतना ऐसे
कोई प्लानिंग व्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बेकार की बातें कर रहे हो तुम। और पन्नून वाली बात में भी हमने यही कहा यूएस को, अरे क्या बातें कर रहे हो, कहाँ हमने ऐसा कुछ किया, एविडेंस दो। तो बेसिकली हर बात पे एक ही जवाब नहीं चलेगा ना, तो अलग अलग तरीके से हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज 4 out of 5 आइज इंटेलिजेंस ग्रुप आर नाउ आफ्टर इंडिया। ठीक है, एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई भी समझ सकता है कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है भारत के ऊपर। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, 20 इंडिविजुअल्स को भारत और पाकिस्तान में मारने की प्लानिंग कर रहा है इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज। वो द गार्डियन लिखता है, यूके वाला। कनाडा तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर को मारा वो तो रो ही रहे हैं पिछले जून से कि हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया। यूएस भी पीछे आ गया। यूएस का कहना है कि पन्नून को मारने की कोशिश की, हमने बचा लिया। ये शायद से पिछले ही वाले पेज में आ गया था। गुरपतवंत सिंह पन्नून, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, यूएस एजेंट्स ने उसको बचाया, ऐसा यूएस का कहना है। और अब पुशबैक बाय 5 आइज, यू सी 4 कंट्रीज इन 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट से, यूरोप से, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से, 4 इंपॉर्टेंट देश जो हमारे पार्टनर्स भी हैं। इनमें से 2 तो हमारे क्वाड पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ये हमारे ऊपर कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हुए पाए जा रहे हैं। अब इस आर्टिकल में ये लिखा है कि देखिए, ये एलिगेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, बट मैं भारत सरकार के आर्ग्यूमेंट्स या स्टेटमेंट के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूं। तो मेरा भी स्टेटमेंट यही है कि ये एक एलिगेशन है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत ही शांति प्रिय देश हैं और हम लोग किसी के देश में घुस करके अननेसेसरी कोई हरकत नहीं करते। ठीक है, ऐसा हमें कहना होगा। बट ये आर्टिकल लिखता है कि देखो भाई साहब, इसके बावजूद भी जासूसी, एस्पाइनेस, द ग्लोबल स्पाई गेम के बिना आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक हमारे इंडियाज फॉर्मर टॉप स्पाई विक्रम सूद साहब, उन्होंने एक बुक लिखी है। ये सब बुक्स वगैरह के नाम आप समझ लो, याद कर लो, तो ऐसे राइटिंग में फायदा हो सकता है। द अनएंडिंग गेम, अ फॉर्मर रॉ चीफ इनसाइट इनटू स्पाइनेज, 2018 में इन्होंने बुक लिखी। उसमें इन्होंने कहा कि अगर अपने इंटरेस्ट को बचाए रखना है तो आपको सरप्राइजेस अवॉइड करने होंगे, और सरप्राइजेस अवॉइड करने के लिए यू नीड टू हैव योर प्रेजेंस, यू नीड टू हैव एडवांस इंटेल। और इसके लिए हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, कोवर्ट ऑपरेशंस करने ही होंगे। वो कहते हैं अर्थशास्त्र में भी तो यही कहा गया है, तो हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। अर्थशास्त्र 3rd सेंचुरी बीसी में ही चाणक्य, कौटिल्य ने लिख दिया, राइट। और वहां पे भी उन्होंने स्पाइनेज गेम का इंपॉर्टेंस बताया है किसी भी स्टेट के सर्वाइवल के लिए। तो बोलेगा कोई नहीं, यही तो लिखा है यहां पे। इट इज वेल नोन इन डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक सर्कल दैट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री स्पाइज ऑन अदर, बट ऑल स्टेट स्पाइज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू शो अनॉयंस व्हेन स्पाइड अपॉन। अरे तुम मेरे देश में स्पाइंग कैसे कर रहा है, हम तो यार अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि हर आदमी, हर देश ऐसे बिहेव करे। अब सवाल यह उठता है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस हमारे पीछे क्यों पड़े? डिस्पाइट दे बीइंग अ क्वाड मेंबर, व्हाई आर दे आफ्टर अस? क्योंकि हमें तो देख करके लगता है कि उनके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, बट द फैक्ट इज कि इंटरनेशनल रिलेशंस में no one is permanent friend, no one is permanent enemy. The only thing that matters is your own national interest, nothing else. तो कोई आपका दोस्त नहीं है। ये एक बड़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है कि चाइना दुश्मन है, अमेरिका दोस्त है, रसिया दोस्त है। इंटरनेशनल रिलेशंस में
नो वन इज परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी, व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट। और इसमें यूएस का तो कोई जवाब ही नहीं है। यूएस तो अपनी हरकतों से बार बार दिखा देता है। आपको मैं कभी बताऊंगा, पाकिस्तान 1971 में एकदम कॉन्फिडेंट था कि जो होना है हो जाने दो, इंडिया हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ यूएस है हमारे पीछे, और चाइना तो ऊपर से है ही सपोर्ट में। बे ऑफ बंगाल में यूएस की नेवल फ्लीट हमें प्रोटेक्ट करेगी। और आखिरी मोमेंट में ये पीछे हट गए। इंडिया ने बैक चैनल डिप्लोमेसी लगाई यूके के थ्रू, कह रहे यार थोड़ा समझाओ इसको, ये जरूरी है हमें ईस्ट पाकिस्तान में इंटरवीन करना। यूएस वाले आखिरी मोमेंट में पीछे हट गए, पाकिस्तान बुरी तरह से पिट गया। यू नो द स्टोरी। तो यूएस तो किसी का दोस्त नहीं है, वैसे हम भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना दोस्ती निभा देंगे, वो कभी नहीं निभाएगा, ये सब जानते हैं। तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया ये भी चाहते हैं सबवर्जन ऑफ इंडिया, वीकनिंग ऑफ इंडिया। ये चाहते हैं कि इंडिया और चाइना आपस में कन्फ्रंट करें और एक दूसरे को वीक करें, तब जाकर के उनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। और मैंने क्यों कहा कि ये आर्टिकल मुझे लगा कि ये सिर्फ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देश के लोगों को भी समझना चाहिए इस आर्टिकल को। कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ इंडिया के अगेंस्ट साउथ इंडियन लोगों के सेंटिमेंट्स को फ्यूल करने की कोशिश की जा रही है। एक मूवमेंट हाल फिलहाल में देखने को मिला, द्रविड़ नाडु मूवमेंट। ये कोई नया मूवमेंट नहीं है, पुराना मूवमेंट है कि वी विल हैव अ सेपरेट सोवरेन कंट्री इन द नेम ऑफ द्रविड़ नाडु, जिसको हम लोग कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। अलग देश बनाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि हमारे खिलाफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। आपको पता है वाइकोम सत्याग्रह या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, राइट? तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे अगेंस्ट होता रहा है। तो ये द्रविड़ नाडु जो मूवमेंट है वो ईवी रामास्वामी पेरियार जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाले लीडर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। पर 1960s के बाद से धीरे धीरे दब गया था। हाल फिलहाल में वापस से इसका डिमांड देखा आपने, बट कास्ट बेस्ड नहीं, अलग आर्ग्यूमेंट दे करके कि हम लोग टैक्स ज्यादा भरते हैं, उसके रिटर्न में हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स उतने नहीं आते हैं। तो अल्टीमेटली ओवरऑल भारत के साथ रहना हमारे लिए फाइनेंशियली नुकसानदायक है, क्योंकि कास्ट वाला मूवमेंट शायद से अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट देना शुरू किया। हाल फिलहाल में न्यूज में था कि वी नीड टू हैव अ सेपरेट कंट्री, अगेन रिवाइवल ऑफ द्रविड़ नाडु। आपको पता है कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके बेटे ने हाल फिलहाल में कह दिया कि सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है। तो देश के अंदर सिविल वॉर की परिस्थिति बन रही है, ठीक है? अभी शुरुआत है इसकी, रीजनलिज्म पंजाब में, साउथ इंडिया में, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो जिम्मेदार नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फंडिंग, कोवर्ट ऑपरेशंस वो भी कर रहे हैं हमारे देश में, थ्रू आर्टिस्ट ग्रुप्स, थ्रू इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। They are also doing covert operations in our country, so it becomes a kind of dilemma for us कि हम करें कि ना करें, और करना ही पड़ेगा। वही इस आर्टिकल में लिखा है। बट वो बात अलग है कि सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग इसमें भरोसा नहीं रखते हैं, तो फॉर्मली तो यही कहना होता है कि नो वी डोंट गेट इनटू सच एक्टिविटीज। तो नेशनल इंटरेस्ट इज एवरीथिंग इन फॉरेन पॉलिसी, और यही बात तो कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैंने बताया। द विश्व बंधु जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने लिखा, लेकिन उन्होंने वो अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के जगह पे लिख दिया वर्ड नेशनल डेवलपमेंट। फॉरेन पॉलिसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट वर्ड जो है ना, इट अपीयर्स क्वाइट सेल्फिश वर्ड। और उन्होंने कह दिया कि वी फॉलो मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। व्हाट इज दिस मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी? हम सबसे दोस्ती करने को तैयार हैं। आप सबसे दोस्ती करने को तैयार हैं का क्या मतलब होता है? कि भाई साहब देखो, हम फालतू की दुश्मनी नहीं करते हैं, हम सबसे दोस्ती करेंगे क्योंकि हमें अपना इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है। यू सी, हेडिंग में ही लिखा है वी मैक्सिमाइज पार्टनर्स टू मिनिमाइज आवर प्रॉब्लम्स। और हम एससीओ में भी मेंबर हैं, हम ब्रिक्स में भी हैं, हम क्वाड में भी हैं, हम I2U2 में भी हैं। इसी पे कल मैंने मेंस का क्वेश्चन भी दिया था कि देखो, हर जगह दोस्ती करने का फायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान यह है कि सब तुम्हें शक की नजरों से देखने लगते हैं कि भाई इसका कोई स्टैंड नहीं है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? और यही हुआ है हाल फिलहाल में।
भारत के साथ खुलेआम दुश्मनी करनी है कि नहीं करनी है, ये यूएस ने, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने 7-8 महीनों तक इवैल्यूएट किया है। फिर उनको लगा है कि चलो चाइना तो है ही है, उसको तो देख लेंगे, इसको भी थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो एकाएक से चारों तरफ से अटैक, और हमारे सरकार के ऊपर दबाव कि तुम कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहे हो, ताकि ये कोवर्ट ऑपरेशंस को हम लोग तुरंत बंद कर दें। तो इससे खालिस्तानी मूवमेंट को और फायदा मिलेगा, और खालिस्तानी मूवमेंट को फायदा मिलेगा, ये साउथ इंडिया में जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है उसको फायदा मिलेगा। तो देश सिविल वॉर में फंस जाएगा, तो देश हमारा कमजोर हो जाएगा। सबवर्जन। आर यू गेटिंग? ये है रीजनलिज्म। अब जीएस पेपर 1 में रीजनलिज्म एक टॉपिक है आपका। रीजनलिज्म आपको समझना चाहिए। रीजनलिज्म अच्छा भी है, बुरा भी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म मतलब building your identity around the region to which you belong and expecting some preferential treatment in the region where you live. इसको कह देते हैं कभी कभार हम लोग son of the soil doctrine, कि I am son of the soil, so I must have some preferential treatment in this soil at least, right? अब रीजनलिज्म का पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग रीजनल एस्पिरेशंस। थोड़ी सी आप रीजनल आइडेंटिटी के अराउंड आपकी आइडेंटिटी अगर बिल्ड होगी, तो आपके जो लोकल नीड्स हैं, जैसे हमारी देश तो अलग अलग डाइवर्सिटी है ना हमारे देश के अंदर, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, खाने पीने के बेसिस पे। अब अगर रीजनलिज्म को की आइडेंटिटी को थोड़ा सा मेंटेन नहीं किया गया, रीजनलिज्म बेस्ड आइडेंटिटी, तो हो सकता है कि एक कल्चर दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना शुरू करते हैं। तो रीजनल एस्पिरेशंस को थोड़ा बहुत बनाए रखना जरूरी है, ताकि आपका ईटिंग हैबिट या ईटिंग जो कल्चर है, ड्रेसिंग कल्चर है, वो बना रहे। आपकी ओवरऑल, आपकी मतलब किसी भी रीजन के जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी बनी रहे। बट अगर यही एक्सट्रीम हो जाए और इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ऐड हो जाए, तो यही रीजनलिज्म टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी चैलेंज कर सकता है, जो हमें लग रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है, साउथ इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अंग्रेजी में एक कहावत है, ये भारत के हर एक इंसान को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए हम सबको समझना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू पुट 10 black ants and 10 red ants in a jar, nothing will happen. But if someone shakes the jar, then black ants will start killing the red and red will start killing the black, considering that the other is enemy. But we as a society, before fighting each other on the basis of color or any other diversity, should first of all ask who shook the jar, because the real enemy is the one who shook the jar. And it's not just China, any country, Canada to is the face, US, Pakistan, even Australia, UK, all of them are willing to shake the jar. And it is our strength, but it can become our weakness also, the diversity on different basis, religion, language, culture, dressing sense, fooding sense. So we are not just red and black ants, we are multicolor ants. And if someone shakes the jar, it will be difficult. So such ideas should be avoided in GS papers. Don't write such things in GS, but you can write this idea in essay. Fine. तो ये बात हम सबको समझनी चाहिए, और इसीलिए अब जयशंकर साहब तो नहीं कह सकते हैं कि स्पाई गेम जरूरी है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, लेकिन स्पाई गेम जरूरी है, ये इस आर्टिकल में लिखा गया है, द ग्लोबल स्पाई गेम एंड इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लैग बिहाइंड। और ये तो हमारे अर्थशास्त्र में भी मेंशन है, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा है। आप जयशंकर साहब से कभी नहीं उम्मीद कर सकते, ही इज फेस ऑफ द कंट्री, राइट? तो ही कैन नॉट से कि अरे वी बिलीव इन एस्पाइनेस, बट उस आर्टिकल में लिखा है। ये दोनों आर्टिकल एक साथ आए, और मुझे लगा कि वो वाला आर्टिकल के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। स्पाइनेज की बात तो अर्थशास्त्र में भी की गई है, तो थोड़ा सा अर्थशास्त्र को भी देख लेते। देखिए, अर्थशास्त्र आपको पता है कौटिल्य ने लिखा,
ठीक है, 3rd सेंचुरी BC। तो अर्थशास्त्र वैसे तो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, स्टेट क्राफ्ट की बुक है, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। अर्थ मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, राइट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो कौटिल्य ने पहले कहा है कि स्टेट क्राफ्ट मतलब पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन सिटीजन्स। कौटिल्य कहते हैं कि देखिए, भारत के अंदर 4 पुरुषार्थ है, मतलब 4 पर्पस ऑफ लाइफ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन अर्थ कौटिल्य के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। कॉमर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना अर्थ के, बिना पैसे के आप बाकी किसी भी पर्पस को अचीव नहीं कर पाएंगे। खाली पेट आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो डोंट बिकम फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच, सिंपल आइडिया। इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि अगर आप किंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मेंटेन करना। दैट इज व्हाई हिज बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट या पॉलिटिक्स इज नेम्ड अर्थशास्त्र। If you just look at the name, you might feel that it is a book on economics, but it is book on politics, statecraft. और उस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी वो होती थी एग्रीकल्चर। तो अगर हमें अपने इकोनॉमी को प्रमोट करना है तो एक ही उपाय है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेरिटरी, दूसरे देशों की टेरिटरी एक्वायर करो, तभी तो जाकर के अपने लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाओगे। तो किंग की जिम्मेदारी है लोगों के कॉमर्शियल इंटरेस्ट को मेंटेन रखना, और उसके लिए उसको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना ही होगा, तभी जाकर के, क्योंकि उस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एग्रीकल्चर, राइट। टेरिटोरियल एक्सपेंशन किसके अगेंस्ट करोगे? जो तुम्हारा इमीडिएट नेबर होगा। अभी तुम जा करके कहीं दूर टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो नहीं करोगे ना। तो इसीलिए कौटिल्य लिखते हैं, ही गेव हिज थ्योरी, मंडल थ्योरी, कि देखो ये तुम हो तो तुम्हारे जितने भी पड़ोसी हैं सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए इनको हरा करके इनका टेरिटरी छीन लेना। जब ये हो गया, जब तक ये नहीं हो पाता है तब तक ये तुम्हारे दोस्त हैं, क्योंकि इसका ये दुश्मन होगा और तुम्हारा भी ये दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ? दोस्त हुआ, ठीक है। तो कौटिल्य कहते हैं कि पहला तुम्हारा टारगेट है इस पे, क्योंकि तुम्हें टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है। यू बीइंग अ किंग, आजकल तो चलिए बात बदल गई है, यू बीइंग अ किंग, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सपैंड द टेरिटरी, बिकॉज ओनली दैट वे यू कैन फुलफिल द कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ योर पीपल। तो पहले इसको अक्वायर करो। जैसे इसको अक्वायर करोगे सारे इक्वेशंस बदल जाएंगे। अब ये रेड हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, क्योंकि अब ये इमीडिएट दुश्मन। आर यू गेटिंग? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब कौटिल्य कहते हैं कि ये खेल खेलने में, इसको उन्होंने कहा है मंडल सिद्धांत। मंडल मतलब होता सर्कल, तो सर्कुलर सिद्धांत। इसी को आज के टाइम में हम लोग कह देते हैं जियो पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा मंडल, हम कह रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। एक बात बताओ, हमारी हर एक इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान कहां से आ जाता है? हमें कोई पर्सनल दुश्मनी हो रही है उनसे, वो हमारे नेबर हैं। यू कैन चूज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। अभी हर बात पे यूएस चढ़ाने लगता है, हाँ हाँ लड़ जाते हैं भाई। 2020 में जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ तो यूएस बिल्कुल, हाँ भाई अब तो अत्याचार कर दिया चाइना ने, तुम्हारे 20 सोल्जर्स मार डाले, अब तो लड़ ही जाते हैं। भारत ने कहा रुको रुको, हम देखते हैं क्या किया जा सकता है, क्योंकि तुमको क्या करना है? तुम बोलेगा लड़ जाओ, फिर टेरिटरी तो हम शेयर कर रहे हैं ना। आर यू गेटिंग? तो यही आज के डेट में इसको कहा गया जियो पॉलिटिक्स, जो उसकी मंडल थ्योरी है, सर्कल थ्योरी, राइट। जो तुम्हारा इमीडिएट नेबर है वही दोस्त हो, दुश्मन होगा, और कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहा है, तुम उसके अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहे हो। एंड व्हाट कौटिल्य सेज कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी इज एस्पायोनेज सिस्टम, स्पाई गेम। ये कौटिल्य ने तभी लिख दिया था, आज से लगभग 2700-2800 साल पहले ही। वो कहते हैं कि देखो, सीधा अटैक करने से जितना तुमको फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा होगा इनडायरेक्ट, सटल तरीके से अटैक करने में, और एनिमी को अंदर से कमजोर करने में। और अंदर से कमजोर करने में सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं स्पाइस।
और स्पाइस अलग अलग तरीके के होने चाहिए। तो 10 तरीके के 11 चैप्टर ऑफ अर्थशास्त्र में वो मेंशन करते हैं 10 अलग अलग तरह के स्पाइस। चिल्ड्रन, विमेन, विमेन यू नो हनी ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं आज के डेट में, राइट। ऑर्फेन्स, डेस्टिट्यूट, भिक्षुक। कौटिल्य तो ये भी कहते हैं कि साधु सबसे बढ़िया स्पाई हो सकते हैं। लड़ाई की पूरी तैयारी हो रखी है दोनों साइड से, ठीक है कि हाँ भाई एकदम अब लड़ाई होगी, साधु भेज दो ऑन एनिमी किंग के पास। अब किंग अगर मान लो धार्मिक टाइप का है तो साधु बाबा से पूछेगा कि बाबा क्या लगता है क्या होगा लड़ाई में। साधु देख के दिक्कत है, हार जाओगे, मारे भी जा सकते हो। इतना बोला नहीं कि तुम्हारा मोरल डाउन, यस और नो। अगर वो बिलीव करता है इन ऑल सच थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, तो साधु का इमेज बना दो अपने यहां से, उसके यहां साधु बना के भेजो, 10-20 साल वहां रहेगा, जब लड़ाई होगी साधु को बुलाया जाएगा। और सबसे खतरनाक तो साधु हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से कौटिल्य ने स्पाइस की का सिग्निफिकेंस बताया है। तो जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे एकाएक से बड़ी बेचैनी सी हुई कि यार ये कौन लोग हैं जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। पकड़े गए तो इनके साथ क्या क्या नहीं होता होगा, देश सबसे पहले इनको डिसोन कर देता होगा, राइट। लेकिन इनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। सो इनके लिए वाकई तौर पे शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है द अनसंग हीरोज। लेकिन जब मैं चेहरा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था तो कोई चेहरा मेरे सामने आ नहीं रहा था। तो मेरे सामने दो ही चेहरा आया, टाइगर और पठान का, राइट। और वो लोग भी जो मूवी के बिल्कुल आखिरी में कहते हैं कि बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, आखिर देश का सवाल है। हम लोग तो हंसी मजाक में उतर आए, लेकिन स्पाइनेज सिस्टम, द स्पाई गेम इज सो इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, and you have to write such ideas in a very subtle manner that there is an allegation, but a spy game is also important, that you give an impression to the examiner कि you don't want to accept कि India get into spionage, but yet it is a compulsion if we have to maintain our national interest, right। इसी कॉन्टेक्स्ट में गुजराल डॉक्ट्रिन हम पढ़ेंगे। ये जो आर्टिकल आपने कल देखा, कल के बारे में जो ग्लोबल स्पाई गेम में आर्टिकल मैंने पढ़ा है, बिल्कुल अंत में कंडेम करता है बिना नाम लिए हुए, द पास्ट टेंडेंसी टू स्केल डाउन इंटेलिजेंस एक्टिविटी व्हेन रिलेशन शोज साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इज डेंजरस मिस्टेक। तो जब भी किसी देश के साथ हमारे संबंध सुधरने लगे तो धीरे से हम क्या करते हैं कि ठीक है, उसके यहां से स्पाइस जो हमारा इंटेलिजेंस सेटअप है वो डिसमेंटल करना शुरू कर देते हैं। ये एक मिस्टेक है। यहां पे सीधा सीधा नाम लिए बिना उन्होंने हिंट दिया है गुजराल डॉक्ट्रिन पे। गुजराल डॉक्ट्रिन भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना 1996-97 में, जब इंद्र कुमार गुजराल साहब उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, बाद में तो प्रधानमंत्री बने, राइट। उन्होंने अप्रोच अपनाया गुजराल डॉक्ट्रिन। मतलब गुजराल डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिलेटरल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू आवर नेबर्स इन ऑर्डर टू हैव गुडविल जेस्चर। कि हम लोग यार चलो, तो हमने बांग्लादेश के लिए भी हमारा फरक्का डैम को लेकर के, गंगा वाटर सेग्रीगेशन को लेकर के डिस्प्यूट था, हमने कहा चलो यार जैसे होता है तुम्हारा, तुम ही खुश रहो। पाकिस्तान को भी हमने इनडायरेक्टली कह दिया कि हम अपने सारे कोवर्ट ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जब हम यूनिलैटरल बेनिफिट्स एक्सटेंड करेंगे अपने नेबर्स को तो नेबर्स भी रेसिप्रोकेट करेंगे और इस तरीके से एक हेल्दी रिलेशन बनेगा। यह है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन पे यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न भी पूछा है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। बट यहां पे बिना सीधा सीधा नाम लिए गुजराल डॉक्ट्रिन को इन्होंने कंडेम कर दिया। चाहे कितनी भी दोस्ती हो जाए किसी से, अपने सारे राज मत खोलना, दैट इज द आइडिया। सो इस तरीके के आर्टिकल्स और भी हैं कुछ मेरे दिमाग में और हर वीक आते ही रहते हैं। आई डोंट नो, आई टोल्ड यू पीपल कि इफ सच सेशंस बेनिफिट यू ऑल then we will continue with that, otherwise we'll find some other ways। कुछ और नई चीजें कर सकते हैं, मे बी ग्रुप डिस्कशन वगैरह करा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बेनिफिट यू पीपल। बट मेरे दिमाग में कुछ आर्टिकल्स जैसे हाल फिलहाल में मैंने देखे,
एक आर्टिकल, जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो लेफ्ट और राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है, वैसे तो मैंने उल्टा लिख दिया, राइट, लेफ्ट और राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है वो अच्छे से समझना जरूरी है सिटीजन्स को, ठीक है। उसके अलावा टेररिज्म को लेकर के कि टेररिज्म की कैसे ओरिजिन हुई है, आप देखोगे तो 1990 से पहले तक टेररिज्म जैसा कोई चीज खास था नहीं हमारे देश में। आज मैंने थोड़ा सा बात किया टेररिज्म, खालिस्तानी एंड फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेनली टेररिज्म है वो प्रॉब्लम है, वो 1990 तक था ही नहीं। कितनी सारी फिल्में जम्मू कश्मीर में शूट की गई हैं, राइट, 1990 से पहले। तो क्या हुआ 1990 में कि जम्मू कश्मीर के हालात इतने बिगड़ गए, आज तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और 370 को हमने क्यों डी ऑपरेशनलाइज किया, वो उसी से लिंक करके देखा जा सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नार्को टेररिज्म। तो ये दो आर्टिकल जो मैंने हाल फिलहाल में पढ़े हैं, आई बिलीव दे कुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड in broader details that will give you dynamic understanding of the things. And if you continue like this every week, 2 or 3 such discussions, so over a period of 6, 7, 8 months, I hope कि you will have dynamic knowledge. और मेंस में इनडायरेक्टली काम आएगा, इंटरव्यू में डायरेक्टली काम आएगा। और जो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूं वहां पे मेरे ऊपर लिमिटेशंस रहते हैं कि मैं आपको सिर्फ आंसर राइटिंग में हेल्प करूं, तो उस लिमिटेशंस को बाईपास किया जा सकता है थ्रू दिस मैकेनिज्म। देखते हैं हाउ इट पैन्स आउट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।